हेलो एवरीवन, वेलकम। पीरियोडिक टेबल की कुछ बेसिक्स पर बात कर रहे थे और आज उसके आगे हमें बात करनी है। और आज हमें सबसे पहले बात करनी है कि इस पूरे स्ट्रक्चर के अंदर जो हम लोग पीरियोडिक टेबल का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसमें एलिमेंट की बैलेंसी को कैसे डिफाइन किया जा सकता है। एक्चुअली होता क्या है बेटा, जो केमिकल एलिमेंट की जो रिएक्टिविटी होती है ना, दैट इज डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बिकॉज इन केमिकल रिएक्शन ओनली बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर टेक पार्ट्स। और इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही कोई केमिकल रिएक्शन होती है। मैं यहाँ पर एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये बात होती है कि दे आर थिंकिंग अगर सर किसी एलिमेंट का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो स्टेबल हो जाता है। मेनी स्टूडेंट्स आर थिंकिंग लाइक दिस कि इफ एनी एलिमेंट हैविंग कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और डुप्लेट देन दैट एलिमेंट विल स्टेबल। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको देता हूँ और मैं आपसे कहता हूँ कि सोडियम 11, इसका एटॉमिक नंबर 11, अगर हम इसमें से एक माइनस इलेक्ट्रॉन को कर देते हैं तो दैट विल फॉर्म Na+। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बचा 28 और इसका कितना है 281। तो इन दिस कंडीशन इट्स ऑक्टेट इज कंप्लीट। अगर मैं यहाँ पर Cl लिख दूं 17 और इसमें से +1 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो ये हो जाएगा Cl - 2 8 एंड 8। अब देखिए इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि Na+ एंड Cl- आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स एंड दे फॉर्म NaCl, तो टेल मी कि इफ दे आर हैविंग कंप्लीट देयर ऑक्टेट, व्हाई दे आर रिएक्टिंग, व्हाई दे आर रिएक्टिंग। तो रिएक्शन के पीछे इलेक्ट्रॉन का तो हाथ है ही, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये पॉजिटिव चार्ज नहीं बनता, ये नेगेटिव चार्ज नहीं बनता। इसमें से इलेक्ट्रॉन गया तब पॉजिटिव बना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ तब माइनस बना। और बिकॉज ऑफ दिस प्लस माइनस चार्ज दीज टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे से जुड़ गए। जुड़ने का एक कारण और है कि Na ने एक इलेक्ट्रॉन दिया और सीधे Cl ने गेन कर लिया, तो इसका ही इलेक्ट्रॉन Cl ने लिया है, किसी और का नहीं लिया है। Na का इलेक्ट्रॉन Cl ने ले लिया, अब Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया, और इन दोनों के अट्रैक्शन की वजह से ये जुड़ गए। तो याद रखना है बेटा, जो आयोनिक बॉन्ड बनते हैं ना, आयोनिक बॉन्ड बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? एट्रैक्शन फोर्स, एट्रैक्शन बिटवीन प्लस माइनस चार्ज, इनकी वजह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं। इस बात को आपको याद रखनी। अब हम बात कर लेते हैं कि वैलेंसी एक्चुअली में एलिमेंट्स की क्या होती है और किस तरह से वो वेरी करती है पीरियोडिक टेबल के अंदर। सो नाउ लेट्स स्टार्ट कि वैलेंसी क्या होती है। अगर एलिमेंट्स की वैलेंसी ना हो तो शायद वो रिएक्शन नहीं करेगा, या किसी एलिमेंट्स का ऑक्टेट पहले से कंप्लीट हो। जैसे मैं यहां पर लिख रहा हूं, एलिमेंट लिखता हूं मैं Na, ओके, यहां पर हेडिंग डाल देता हूं वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स। वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट्स अब मैंने यहां पर लिखा Na11 281, ओके। फिर मैं यहां पर लिखता हूं मैग्नीशियम 12 282, फिर लिखता हूं एल्यूमिनियम 13 283, फिर लिखता हूं सिलिकॉन 14 284, क्लियर। फिर लिखता हूं फास्फोरस 15 285, फिर लिखता हूं सल्फर 16 286, क्लोरीन 17 287, and now argon 18 2 8 and 8। और अब मैं आपसे बोलता हूं कि इसकी बैलेंसी बताइए। तो बेटा एक रूल होता है कि इफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर 1 2 3 and 4 द बैलेंसी विल बी 1। ये क्या है? इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1 देन बैलेंसी 1, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 देन बैलेंसी 2, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 देन बैलेंसी 3, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 देन बैलेंसी 4। अब if the valence electrons are 5 then the valency will be करना क्या है आपको? 5 माइनस 8 करना है और वैलेंसी विल -3। ये रूल है। यहां पर 6 है तो 6 माइनस 8 -2। यहां पर क्या करना है? 7 माइनस 8 इज टू -1 और 8 माइनस 8 इज टू 0। तो ऐसे बच्चों बैलेंसी को कैलकुलेट किया जाता है।
अगर किसी एलिमेंट्स की बैलेंस सेल में ओनली 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंस ही बिल्कुल उतनी ही रहेगी, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अगर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 से यानी 4 से ज्यादा हो जाए, 5, 6, 7, 8, तो बैलेंस इफ यू वांट टू कैलकुलेट देन यू हैव टू फॉलो दिस रूल, द नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन यू हैव टू -8, नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन -8। अब 5 में से 8 को माइनस किया तो कितना आया, -3। सो दीज 3 एलिमेंट्स, आगे आप देख रहे हो 1, 2, 3, बच्चों इन तीनों एलिमेंट्स में माइनस आ रहा है साइन। तो एक बात को याद रखना, अगर किसी में माइनस का साइन आ जाए वैलेंसी में या 0 हो जाए तो वो सब के सब बच्चों नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। और अगर किसी की वैलेंसी पॉजिटिव में आ रही है, अगर किसी की वैलेंसी पॉजिटिव में आ रही हो तो वो मेटल्स होते हैं। लेकिन ये वाला एक्सेप्शन है, ये वाला बच्चों एक्सेप्शन है। अगर टिन की बात करें तो उसकी भी 4 वैलेंसी लेकिन वो मेटल है, कार्बन की बात करें उसकी भी 4 वैलेंसी, वो नॉन मेटल है। तो वील डिस्कस अबाउट दिस, ये एक्सेप्शन में है। ये मेटल की वैलेंसी भी हो सकती है, मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। एग्जाम्पल इसके नोट कर लीजिए, जैसे Sn की +4 वैलेंसी क्या है बच्चों, मेटल है। कार्बन की 4 वैलेंसी बच्चों क्या है, ये नॉन मेटल है। और कार्बन -4 भी बनाता है, ये नॉन मेटल है। आप ये देखिए एक्सेप्शन में आ रहा है कार्बन। तो जिसकी 4 वैलेंसी है उसको हम लोग बहुत डिटेल से देखेंगे अभी, कि कैसे पता करेंगे कि 4 वैलेंसी वाला मेटल है या नॉन मेटल है, क्योंकि 4 वैलेंसी तो मेटल में भी होती है। एंटीमनी भी ले लीजिए, Sb, उसमें भी 4 होती है, Sb+4, ये भी मेटल है। तो ये एक्सेप्शन में आएगा। 4 वैलेंसी मेटल की भी हो सकती है, 4 वैलेंसी नॉन मेटल की भी हो सकती है, लेकिन वैलेंसी 1, 2, 3 अगर किसी की होगी तो 100% वो एलिमेंट मेटेलिक होगा। और अगर किसी की वैलेंसी -3, -2, -1 और 0 होगी तो नॉन मेटल होगा। और लास्ट में एक एक्सेप्शन और आपको बता दूं, विथ 1 तो वैलेंसी हाइड्रोजन की भी होती है, और हाइड्रोजन कैसा होता है बच्चों, नॉन मेटल। तो केवल अगर ये रूल लगा दिया जाए और अगर ये एक्सेप्शंस को ना पढ़ा जाए तो आपका नॉलेज बिल्कुल अधूरा हो जाएगा। अगर कोई बोल दे कि जिसकी वैलेंसी 1, 2, 3 वो मेटल, 4 मेटल, नॉन मेटल, 5, 6, 7 और 0 नॉन मेटल, तो एक्सेप्शन ध्यान रखिए कि अगर किसी की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सब मेटल मिलेंगे आप, क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है और वो नॉन मेटल है। हाइड्रोजन को छोड़ के, तो एक्सेप्ट हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स ऑफ हैविंग 1 वैलेंसी, मैं लिख दे रहा हूं यहां पर, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, एक्सेप्ट हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल। अदर्स आर, अदर्स +1 वैलेंसी क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। इसको याद रखना है और इतने को अलग याद रखना है बेटा, इतने को अलग याद रखो, इतने को अलग याद रखो, नोट्स बना लेना इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पर तो ये नॉन मेटल है। अब यहां पर बात आती है कि सर इतने तो आपने बता दिए कि जिसकी वैलेंसी 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, -3, -2, -1, 0, ये सब आपने सर बता दिया। लेकिन सर एक कैसे पता चलेगा कि इन सभी मेटल्स में कौन स्ट्रॉन्ग है, इन सभी नॉन मेटल में कौन स्ट्रॉन्ग है? मतलब स्ट्रॉन्ग का मतलब विच विल रिएक्ट फास्टर, इनमें से विच एलिमेंट विल रिएक्ट फास्टर, कौन सा एलिमेंट तेजी से रिएक्शन करेगा, तेज रिएक्शन करेगा, फास्ट रिएक्शन करेगा। तो बेटा याद रखना है, इनमें ये ऑर्डर चलेगा रिएक्टिविटी का, नीचे से ऊपर की तरफ। मैं यहां पर इसको थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, इक्वल, यहां से रिएक्टिविटी का ये ऑर्डर चलेगा, ये ऑर्डर चलेगा रिएक्टिविटी का। जिसकी वैलेंसी प्लस में जितनी कम वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव, तो रिएक्टिव ऑर्डर हो गया ये, याद रखना, रिएक्टिविटी।
रिएक्टिविटी यानी सबसे ज्यादा रिएक्टिव जिसकी वैलेंसी 1 होगी। फिर बता रहा हूं एक्सेप्शन हाइड्रोजन। तो एक्सेप्शन हाइड्रोजन को हटा दें तो हाइड्रोजन के अलावा जिसकी भी वैलेंसी 1 होगी दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव। जिसकी वैलेंसी 2 होगी वो उससे कम रिएक्टिव, जिसकी वैलेंसी +3 होगी उससे कम रिएक्टिव, जिसकी वैलेंसी 4 होगी वो उससे भी कम रिएक्टिव, क्योंकि वो मेटल भी है वो नॉन मेटल भी है, 4 वैलेंसी वाले दोनों मिलेंगे आपको। फिर नीचे आ जाइए। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर -3, -2, -1 और 0 इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? तो इनमें रिएक्टिविटी का ऑर्डर बच्चों याद रखना है यहां से लेकर के सिर्फ यहां तक, नॉट 0। कहां तक? सिर्फ -1 तक रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है, रिएक्टिविटी इंक्रीज होती है। कहां से? -3, -2, -1। और ये होते हैं नॉन रिएक्टिव। जिसकी वैलेंसी 0 होती है वो क्या होते हैं? नॉन रिएक्टिव। सो रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट क्या होगी? -3, -2, -1 और फिर इसकी रिएक्टिविटी यहां पर क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स? 0 हो जाएगी। सो मेरे ख्याल से ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। तो फाइनल नोट्स बना लेते हैं इनके। कैसे फाइनल नोट्स सर बताइए? बताता हूं इसकी फाइनल नोट्स जिनको हम लोग फाइनली रिवाइज कर लेंगे एग्जाम से जस्ट पहले। और क्या नोट्स होंगे? आई एम एक्सप्लेनिंग। सो आई एम एक्सप्लेनिंग वैलेंसी एंड रिएक्टिविटी, वैलेंसी एंड रिएक्टिविटी, +1, +2, +3, ±4, 4 दोनों में है। यहां पर क्या लिखेंगे? एक्सेप्ट हाइड्रोजन। फिर इस तरह से एरो लगाएंगे और लिखेंगे रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। फिर लिखेंगे, और ये सब क्या है बेटा? याद रखना है मेटेलिक करैक्टर भी इसी तरफ इंक्रीज हो रहा है। दूसरा नंबर लगाएंगे, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीजेस। फिर से एक्सेप्ट हाइड्रोजन। याद रखना मेटल भी सबसे स्ट्रॉन्ग जिसकी वैलेंसी 1 होगी वो होगी, जिसकी वैलेंसी 2 होगी वो उतना अच्छा मेटल नहीं होगा, जिसकी वैलेंसी 3 होगी वो उससे भी वीक मेटल होगा, और जिसकी वैलेंसी +4 होगी वो उससे भी वीक मेटल। तो मेटेलिक करैक्टर भी यहां पर निकल के सामने आ गए। तीसरे नंबर पर बच्चों मेटल की टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर देने वाली, इसको कहते हैं रिड्यूसिंग नेचर। तो रिड्यूसिंग नेचर भी ऐसे ही चलेगा, रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीजेस। यानी सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देगा? जिसकी वैलेंसी 1 होगी वो सबसे जल्दी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। प्लीज याद रखना, ये देखिए एक साथ चल रहा है सब कुछ, इंक्रीज इंक्रीज इंक्रीज। तो ये आपके लिए बेटर होगा एक बार में सब कुछ लर्न करना। रिएक्टिविटी भी इंक्रीज, मेटेलिक करैक्टर भी इंक्रीज, रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज जिसकी वैलेंसी 1 है। समझ रहे हो ना? रिड्यूसिंग नेचर भी इंक्रीज हो जाएगा। अब एक बात बताइए, जब इतनी सारी चीजें हो गई तो साइज की भी बात छोड़नी नहीं चाहिए, हम लोग को साइज भी देखना चाहिए। तो बेटा याद रखना जिसकी वैलेंसी 1 होगी ना उसका साइज भी सबसे ज्यादा होगा। और एक एरो और अभी अपन बनाएंगे और लिखेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। यहां पर भी एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रही है बेटा, याद रखना एटॉमिक साइज इंक्रीज। तो ये 4 पॉइंट जो हैं इन्हें आपको हर हाल में याद करके रखना है कि सर जिसकी वैलेंसी +1 है वो रिएक्टिव ज्यादा होगा, जिसकी वैलेंसी +1 है वो मेटेलिक करैक्टर में भी ज्यादा होगा, जिसकी वैलेंसी +1 है वो हाईली रिड्यूसिंग नेचर होगा, इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, जिसकी वैलेंसी 1 है उसका एटॉमिक साइज ज्यादा होगा। अब जिसकी वैलेंसी +1 है तो उसके इलेक्ट्रॉन को इफ यू वांट टू रिमूव
देन क्या होगा, इफ यू वांट टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल, यहां क्या लिखा है, एटॉमिक साइज इज लार्ज, सो लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। तो इतनी चीजें तो हमने पहले इसमें लिख लेते हैं। अब जरा हम लिखते हैं किसमें, नॉन मेटल में, यानी जिसकी वैलेंसी क्या होती है, -1, -2, -3 एंड 0। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम नेगेटिव वाली वैलेंसी को आपको बताते हैं, वैलेंसी एंड रिएक्टिविटी में। अगला ऑर्डर चलते हैं बेटा, दूसरा ऑर्डर, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो अगला ऑर्डर हमारे पास है, अगर वैलेंसी हमारे पास है -3, -1 से लिख देता हूं, -1, -2, -3, -4 एंड 0। बेटा 0 को मैं बाद में लिखूंगा, आप ये मत कहना कि सर 0 यहां क्यों गया, कोई बात नहीं, 0 को मैं बाद में लिखूंगा, क्योंकि इनका ऑर्डर ऐसे चलेगा। तो याद रखना, सबसे पहली चीज हमें क्या देखना है, मोस्ट रिएक्टिव। तो सबसे पहले रिएक्टिविटी, ये ऑर्डर जाएगा रिएक्टिविटी का, याद रखना, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल्स। ये सब क्या है बच्चों, नॉन मेटल्स हैं। अगेन एक्सेप्ट हाइड्रोजन की वैलेंसी माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, तो रिएक्टिविटी इधर की तरफ बढ़ेगी। जिस नॉन मेटल की वैलेंसी -1 होगी दैट विल बी मोस्ट रिएक्टिव, जिसकी वैलेंसी -4 होगी दैट विल बी लीस्ट रिएक्टिव, बहुत कम रिएक्टिव होगा। तो नंबर 1 रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल क्या लिखना है अपन को, इंक्रीजेस। दूसरी चीज, ये सभी नॉन मेटल है और नॉन मेटल के पास इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। कैन टेक इलेक्ट्रॉन, कैन टेक इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी को बच्चों कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी सबसे ज्यादा -1 का होगा, जिसकी वैलेंसी -1 होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन की लेने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा थी, तभी उसने एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के -1 बनाया। सो याद रखना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज, याद रखना। दूसरी चीज इंक्रीज, रिएक्टिविटी भी इंक्रीज, ऑक्सीडाइजिंग नेचर भी इंक्रीज, दोनों चीजें इंक्रीज हो गई। अब रिएक्टिविटी और ऑक्सीडाइजिंग नेचर के अलावा एक चीज और इसकी होगी, जिसकी वैलेंसी माइनस में आएगी, छोटा नंबर होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बहुत ज्यादा होगी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगी, इंक्रीज। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हमने देख ली। रिएक्टिविटी, जिसका -1 वैलेंसी सबसे ज्यादा रिएक्टिव, जिसकी -4 वैलेंसी कम रिएक्टिव। Can take electron out of these all four, which is able to take electron quickly, so the element which is having -1 valency can take electron easily. Number 3, electronegativity. It is power of nucleus to attract electron. If any element having -1 valency, then that element will be most efficient to take electron or to attract electron which are taking around the nucleus, or the electron which are present in the bonding. बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन को भी अपनी तरफ खींचने की क्षमता रखता है, और जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहे हैं उनको भी अपनी तरफ खींचने की पावर रखता है। और इसीलिए मैंने लिखा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज। तो ये इंक्रीज, ये इंक्रीज और इंक्रीज, तीन चीजें यहां पर बच्चों इंक्रीज हो रही हैं। 0 की बात करें तो आपको पता है 0 वैलेंसी किसी की होगी तो वो तो रिएक्टिव होगा नहीं, रिएक्शन करेगा नहीं। कुछ है, आप लोग हायर क्लासेस में अपन जब 12th की बात करते हैं वैसे में हम लोग, तो हमें मालूम है कि 0 वैलेंसी वाले भी कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो रिएक्शन करते हैं। ठीक है, फ्लोराइड्स वगैरह के साथ कंपाउंड बनाते हैं, जिनोन फ्लोराइड्स वगैरह। सो ये चीजों को आपको अभी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इन्हें याद रखना है। अब जरा बात कर लेते हैं यही प्लस और माइनस वैलेंसी ग्रुप में और पीरियड में थोड़ा कैसे चेंज होती है। तो प्लस और माइनस वैलेंसी और रिएक्टिविटी ग्रुप की बात करते हैं बच्चों। जैसे ही हम किसी ग्रुप में मूव करते हैं, ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, नीचे की तरफ आने पर जो पॉजिटिव वैलेंसी है वो क्या रहती है, वो भी हमें ध्यान रखना पड़ेगी। तो जैसे आप फर्स्ट ए ग्रुप में नीचे आ रहे हैं बेटा, फर्स्ट ए ग्रुप में, अब आपको पता है कि सर फर्स्ट ए ग्रुप की तो वैलेंसी +1 है पूरे ग्रुप की,
तो इसमें हम लोग क्या करें, इसके तो पूरे ग्रुप की वैलेंसी +1। तो जब आप नीचे आएंगे तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज हो रहा है ना। कुछ एक्सेप्शन के साथ हर जगह एटॉमिक साइज इंक्रीज नहीं होगा, याद रखना है बच्चों। अगर जैसे हमने ये एटम लिखा, ये मैंने इसकी सेल बनाई, ठीक है, इसमें लिखा S, इसमें लिखा Sp, इसमें लिखा Spd, इसमें लिखा Spdf। तो बेटा याद रखना, जिस सेल के अंदर d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल आ जाए, आप कहेंगे सर ये क्या है, कई लोग नहीं जानते होंगे। S सब सेल K के अंदर ये L, ये M, ये N, बेटा ये क्या होती हैं, ये हैं सब सेल और इनमें होते हैं ऑर्बिटल। तो न्यूक्लियस जो अट्रैक्ट करता है वो सबसे ज्यादा S को करता है, उसके बाद P को करता है, उसके बाद Sp को करता है, D को कम करता है, इस D से ज्यादा इस S को करेगा। तो जब किसी सेल के अंदर ये ऑर्बिटल आ जाए, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं ध्यान रखो, S में होते हैं 2, फिर S में 2, P में 6, इसमें 2, इसमें 6, इसमें 10, इसमें 2, 6, 10 और 14 ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर इन सभी इलेक्ट्रॉन को काउंट करो तो देखो जरा पहली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, देखो जरा 2 इलेक्ट्रॉन। जरा बात करो इस सेल में कितने निकल रहे हैं, 8, 6 + 2 8। जरा बात करो इस सेल में कितने निकल रहा है, 6 + 2 कितना होगा, 8 और 10 18। जरा इस सेल में बात करो कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, 32। ठीक है, पहली सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, फिर 18 और फिर 32। तो बच्चों एक बात को याद रखना है, अगर किसी भी सेल में D और F ऑर्बिटल आ जाए तो न्यूक्लियस उसको अपनी तरफ नहीं खींच पाता है, पुअर शील्ड कर पाता है। इफ एनी सेल having D and F orbital, so nucleus is not properly attracting these subcell, कौन कौन से D, देखो यहां पर D आ गया, और the F, D and F, then nucleus attracts the S electron, S orbital electron which are present next to D and F। मैंने क्या बोला, अगर किसी सेल में D ऑर्बिटल है तो न्यूक्लियस इस D को बहुत अच्छी तरह से नहीं खींच पाएगा, फिर अगर इस न्यूक्लियस में D और F है तो इसको भी अच्छी तरह से नहीं खींच पाएगा, तो इसके आगे का जो S होगा उसको खींच देगा। आगे आप जाएंगे तो फिर यहाँ पर S, P, D, F डॉट 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 मिलेंगे, तो इस S को ज्यादा ताकत से खींच लेगा। और ऐसे केस में क्या होगा, एटम का साइज जो बढ़ना चाहिए था, जैसे पहले इतना, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, तो एटम का साइज देखो पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, तो अब जो बढ़ेगा वो ऐसे, फिर इतना, फिर केवल इतना। मतलब जिस सीरीज में, जिस रेशियो में एटम का साइज बढ़ना चाहिए था वो नहीं बढ़ेगा, एटम का साइज थोड़ा सा छोटा होने लगेगा, याद रखना। तो मैंने क्या बोला, इफ इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन d ऑर्बिटल प्रेजेंट, इसको आप d ऑर्बिटल भी कह सकते हो, वैसे इसका सही नाम है d सबसेल, क्योंकि इसके अंदर ऑर्बिटल होते हैं। तो इफ यू आर सेइंग कि इफ d सबसेल प्रेजेंट, और यू कैन से द d सबसेल ऑर्बिटल प्रेजेंट, ऑर्बिटल, ठीक है, इफ d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट then the attraction force of the nucleus on the d will decrease, hence this s will be more attracted towards nucleus and size become smaller, उतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए था। और बच्चों इस इफेक्ट को कहते हैं, वैसे तो आप पढ़ते हैं हायर क्लास में, इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि न्यूक्लियस d ऑर्बिटल को, F ऑर्बिटल को खींच नहीं पाता, और इसके बाद जो उसके पीछे S होगा उसको अपनी तरफ पुल कर लेता है, और साइज जितना थोड़ा बड़ा होना चाहिए था वो थोड़ा सा छोटा हो जाता है। तो दिस इज द रीजन कि जरूरी नहीं कि टॉप टू बॉटम आने पर साइज बढ़ेगा ही। अगर किसी एटम के अंदर D और F ऑर्बिटल आ जाएंगे तो जिस रेशियो से साइज को बढ़ना चाहिए था उस रेशियो से साइज नहीं बढ़ेगा, याद रखना है आपको। सो टॉप टू बॉटम ऑन मूविंग डाउन, नॉर्मली हमें लिखना पड़ेगा क्या, कि साइज इंक्रीजेस, साइज इंक्रीजेस, लेकिन मैंने ये बता दिया उतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए थी, याद रखना, क्योंकि D और F ऑर्बिटल आ जाएंगे तो फिर D और F ऑर्बिटल के बाद जो S होगा, P होगा, वो खिंच जाएंगे, और D ऑर्बिटल थोड़े से खिंच नहीं पाते न्यूक्लियस के पास को, तो पीछे का S जब आगे आएगा तो साइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर? सो ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज क्या होती है, यहां पर इंक्रीज। लेकिन जब हम लोग लेफ्ट टू राइट बात करते हैं
तो एटॉमिक साइज क्या होती है बच्चों, डिक्रीज होती है कहां पर, पीरियड में, और ये क्या है, ग्रुप में। बेटा एक बात आपको बताओ, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर, किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर नॉर्मली उसकी वैलेंसी भी फिक्स नहीं होती। जैसे मैंने देखा बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं कि किसी भी ग्रुप में आ जाना, जैसे पीरियोडिक टेबल में आपने लिखा कि फर्स्ट के ग्रुप में चले जाओ तो पूरे की वैलेंसी +1, आप सेकंड में चले जाओ तो +2, थर्ड में चले जाओ। देखो मैं बताते हैं, फर्स्ट ग्रुप में जब आप चलते हैं H, Li, Na, K, Rb, Cs, Fr रेडियोएक्टिव है, 1, 3, 11, 19, 37, 1, ठीक है, और 87 रहता है। तो जब आप नीचे की तरफ आते हैं तो फर्स्ट ए ग्रुप की वैलेंसी विदाउट एक्सेप्शन क्या रहेगी, +1, सभी की वैलेंसी +1। सेकेंड ए ग्रुप में जब आप आते हैं Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra रेडियोएक्टिव है, छोड़ देते हैं, इन सभी की वैलेंसी +2 रहेगी बिना एक्सेप्शन के। जब आप थर्ड ग्रुप में जाते हैं, थर्ड ए, बी, Al, Ga, In, Tl, इन सब की वैलेंसी +3 रहेगी। ठीक है बच्चों, यहां भी एक्सेप्शन ना के बराबर है, मान के चलिए नहीं है। फिर फोर्थ ग्रुप में पहुंच जाते हैं, फोर्थ ग्रुप में, ठीक है, फोर्थ ए में कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, इनका लिखना हो तो इनका लिख लो, ये एटॉमिक नंबर है, इनकी भी वैलेंसी 4 रहेगी। अब देखो मजा, इनकी वैलेंसी ऊपर तो 4 रहेगी लेकिन नीचे आते आते इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। कहेंगे सर ऐसा क्यों, ऊपर तो वैलेंसी 4 रहेगी, नीचे इसको रफ करना पड़ेगा। फिफ्थ ग्रुप में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बिस्मथ भी रेडियोएक्टिव है, याद रखना। फिर OS, SeTePO, फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, STT, फिर हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेटॉन, ये सब रेडियोएक्टिव है, इनके बारे में बात नहीं करनी है। तो बेटा जब इसमें आप चलेंगे तो इसकी वैलेंसी -3, इसकी वैलेंसी -2 और इसकी वैलेंसी -1 रहेगी। और नॉर्मली इसकी जो वैलेंसी है ऊपर -3 रहेगी, लेकिन बेटा नीचे आते आते ये वैलेंसी +4 हो जाएगी। फिर कहेंगे सर ऐसे क्यों, देखो आपको मैं समझाऊं क्यों हुई +4, क्योंकि ऊपर क्या है, नॉन मेटल, नीचे आते आते क्या हो जाता है, वो मेटल। देखो ये नॉन मेटल है बेटा, नॉन मेटल है, ये नॉन मेटल है, ठीक है। एंटीमनी, और अगर आप आर्सेनिक और एंटीमनी की बात करें तो ये मेटलवाइड्स है, मेटलवाइड्स, और ये दोनों कैसे हैं, मेटल्स। इसमें ये दोनों कैसे हैं, मेटल्स, ये सभी नॉन मेटल हैं।
तो मेटल की वैलेंसी तो प्लस में होती है, जबकि इसकी वैलेंसी क्या आ रही है, माइनस में। अपन ने यही तो देखा था। इसलिए जब कैसे, अगर मान के चलो किसी की वैलेंसी -3 आई और जब उसी के ग्रुप में कोई मेटल होगा तो वही वैलेंसी पलट जाएगी, +3 हो जाएगी। तो ये वैलेंसी जब यहां पर -3 शो कर रहा है तो आर्सेनिक और एंटीमनी ये +3 शो करते हैं, ये +3 +4 शो करता है, ये +3 +4 शो करता है। ठीक है बेटा, इनको याद रखना है। लेड की अगर बात करते हैं अपन लोग कार्बन फैमिली में, अभी बताया था कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, तो पीवी की 2 वैलेंसी बताई थी ना मैंने, +2 एंड +4, ये 2 वैलेंसी इसकी एग्जिस्ट होती है। ठीक है, सो याद रखना कि किसी ग्रुप में अगर कोई मेटल है तो उसकी वैलेंसी पॉजिटिव में रहेगी, और अगर उसी ग्रुप में कोई नॉन मेटल है तो उसकी वैलेंसी माइनस में रहेगी। मतलब नॉन मेटल की वैलेंसी माइनस में और मेटल की वैलेंसी प्लस में रहेगी। इस बात को आपको याद रखना है। अब बेटा बात करते हैं, वैलेंसी भी अपन लोगों ने देख लिया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी अपन ने देख लिए। अब हमारे सामने जो बचता है वो है रिएक्टिविटी। ठीक है, तो जरा रिएक्टिविटी की बात करते हैं। बहुत ही शानदार टॉपिक है, रिएक्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं आइए बताता हूं। पहले तो मैं आपको ये बात बताऊं कि एलिमेंट की रिएक्टिविटी आखिर में है क्या। किस आधार पर आप किसी से बोलेंगे कि एलिमेंट रिएक्टिव है? तो उसके लिए आपको एक चीज देखनी है, किसी भी एलिमेंट की रिएक्टिविटी 3 चीजों पर डिपेंड करती है। 3 थिंग्स। किन किन चीजों पर? रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन नंबर 1 टू टेक इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 टू लूज इलेक्ट्रॉन या टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, एंड नंबर 3 टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स। या तो कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दे दे, जितने जल्दी देगा उतना अच्छा रिएक्टिव। जैसे मैंने कहा कि Na या चलो Mg ले देते हैं, ठीक है, और Al +1 +2 +3, विच इज मोर रिएक्टिव? इन तीनों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन? सबसे पहले टॉपिक में पढ़ा था ना, जिसकी वैलेंसी प्लस में जितनी कम उतना ज्यादा रिएक्टिव, यानी इनमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये है, ये रिएक्टिविटी है, रिएक्टिविटी याद रखना है। तो जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को देगा उतना ज्यादा रिएक्टिव, जो जितने जल्दी इलेक्ट्रॉन को लेगा उतना ज्यादा रिएक्टिव। तो यहां पर रिएक्टिविटी Na देन Mg देन Al इनकी रिएक्टिविटी है। टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन जितने जल्दी छोड़े उतना अच्छा रिएक्टिव होगा। तो जैसे मैं आपसे बात करूं कि फ्लोरीन, ठीक है, फिर आप आ जाइए ऑक्सीजन, या इनको हटाते हैं, दूसरे एग्जाम्पल लेते हैं हम, नाइट्रोजन को लिया, फिर हमने बताया कि अपने पास एक एलिमेंट है ऑक्सीजन, फिर हमने बताया इन दोनों में, पहले बताते इन दोनों में मैंने कहा कि विच इज मोर रिएक्टिव, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। तो नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 है, ऑक्सीजन की -2 है। तो खुद बताओ ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? ऑक्सीजन की। तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, यानी कम माइनस वैलेंसी अभी बताया था, तो दिस इज मोर रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव। अब मैं एक पूरे पीरियड की रिएक्टिविटी आपको डिफाइन करता हूं कि किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या होता है, मैं उस पर बात करता हूं। और मैं आपको ये तो नोट कर लेना। अब मैं आपको, और एक और है शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके ऊपर भी रिएक्टिविटी डिपेंड करती है। तो मैं पूरे पीरियड की रिएक्टिविटी आपको पहले बता देता हूं कि कैसे हम लोग को बच्चों डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने लिखा LiBeCnOF, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है। एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जरा इनका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन बना लीजिए, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5
2627। अब बेटा एक बात बताइए, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज क्या होता है? डिक्रीज। तो मैं इसका साइज बना दूं लिथियम का यहां पर, तो मान के चलिए लिथियम का साइज ये था। फिर मैं बेरिलियम का साइज बना दूं तो ये था। फिर मैं बोरॉन का साइज बना दूं तो ये था। फिर कार्बन का बनाऊं तो ये। फिर नाइट्रोजन का बनाऊं तो ये, थोड़ा और बड़ा करूं तो ये नाइट्रोजन का। फिर ऑक्सीजन का बनाऊं तो ये, और फ्लोरीन का बनाऊं तो ये। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये साइज बच्चों डिक्रीज होती जा रही है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है सभी का। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये एटम की साइज है। तो बेटा जब आप लेफ्ट से राइट चल रहे हैं तो एटम का साइज क्या हो रहा है? डिक्रीज। देखो यहां से जब हम लोग लेफ्ट से राइट जाएंगे तो एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज हो रहा है। एटॉमिक साइज डिक्रीज हो रहा है। अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरे पीरियड की रिएक्टिविटी बताइए लेफ्ट टू राइट आने पर, तो आप क्या बोलेंगे? इस पूरे पीरियड की रिएक्टिविटी के बारे में आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे सर सबसे ज्यादा रिएक्टिव एलाई होगा। मैं आपसे पूछूंगा क्यों होगा? आप कहेंगे सर लार्ज साइज, न्यूक्लियस वीक, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लेस पावर टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, और इसका इलेक्ट्रॉन जल्दी आउट हो जाएगा सेल में से। और मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन जाए, इलेक्ट्रॉन आए या इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाए, उसी को रिएक्टिविटी कहते हैं। तो जब इसका साइज बहुत बड़ा, सो दिस एलिमेंट इज कैपेबल टू लूज इलेक्ट्रॉन इजीली, सो मोस्ट रिएक्टिव। अब आ जाओ इसमें, थोड़ा सा साइज छोटा हुआ, उतने जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं दे पा रहा है, यानी रिड्यूसिंग नेचर थोड़ा सा डिक्रीज हो गया, इसका कम हो गया। सो दिस यानी बेरिलियम विल बी स्लाइटली लेस रिएक्टिव बिकॉज इलेक्ट्रॉन छोड़ नहीं रहा, साइज छोटा होगा, न्यूक्लियस की ताकत बढ़ गई, पकड़ के रखा है इलेक्ट्रॉन को। अब आ जाओ और आगे, तो जब यहां पर बोरॉन पर आप पहुंचेंगे और छोटा साइज, इसके न्यूक्लियस ने और ताकत बढ़ाई इलेक्ट्रॉन पर, अब ये और जाएंगे तो, लेकिन आसानी से नहीं जाएंगे। तो यहां से यहां तक। अब आ जाओ आप कार्बन पर। कार्बन कहता भाई साहब मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ना तो इतनी कम है कि मैं इलेक्ट्रॉन को छोड़ दूं, ना मेरी इतनी ज्यादा है कि मैं दूसरे के इलेक्ट्रॉन को गेन कर लूं। तो ये बेटा इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नॉर्मली ये इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, लेता नहीं है। आगे हम कुछ कंपाउंड्स पढ़ेंगे जिनमें लेता भी है, देता भी है, लेकिन नॉर्मली वर्ड यूज कर रहा हूं। इसके जितने एलिमेंट हैं वो शेयरिंग करके बनेंगे। तो यहां से सबसे पहले सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये था, फिर ये था, फिर ये था, फिर ये। तो कार्बन तक की अगर अपन बात करें सिर्फ, तो बेटा यहां से यहां तक के बारे में अगर हम बात करें तो रिएक्टिविटी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है कार्बन तक, सबसे ज्यादा रिएक्टिव ये, फिर ये, फिर ये, फिर कार्बन और कम रिएक्टिव। अब जब आप कार्बन से जस्ट आगे नाइट्रोजन पर निकलोगे तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ी, इलेक्ट्रॉन को लेना शुरू किया, तो लेकर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद रिएक्टिव है, थोड़ा ज्यादा रिएक्टिव है, तो थोड़ा रिएक्टिव। इसकी साइज और छोटी, इसने अब उल्टा काम हो रहा, वो लोग वहां पर इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, ये इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। तो ऑक्सीजन कैन टेक इलेक्ट्रॉन मच फास्टर देन nitrogen, so it is more reactive. Now fluorine having a small size, quickly it can take electron, so that will be most reactive. तो यहां से लेकर के बच्चों, कहां से? नाइट्रोजन से लेकर के फ्लोरीन तक रिएक्टिविटी इंक्रीज। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी इंक्रीज हुई। हालांकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी भी इंक्रीज हो रही थी, लेकिन ये सब मेटल से नॉन मेटल की तरफ आए थे और ये वीक नॉन मेटल से स्ट्रॉन्ग नॉन मेटल की तरफ गए। तो आपको रिएक्टिविटी में बच्चों याद रखना है कि ऑन मूविंग इन सेकेंड पीरियड लेफ्ट टू राइट जो कार्बन है, जो कि कैटिनेशन पावर करता है, जब आप लेफ्ट से राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी फर्स्ट डिक्रीज टिल कार्बन एंड फ्रॉम नाइट्रोजन टू फ्लोरीन रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट रिएक्टिविटी। क्लियर होगी बात?
अब अगर इसी में मैं आयनाइजेशन पोटेंशियल जोड़ दूं तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा, ये नहीं देगा क्योंकि साइज बड़ा है। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यहां से यहां की तरफ इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज घट रही ना। यहां से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, इसमें से आसान नहीं, इसमें से आसान नहीं, इसमें से बिल्कुल नहीं। ये इलेक्ट्रॉन निकालना तो दूर, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ठीक है ना। सो ये सारे ट्रेंड्स मैंने आपको बताए। नेक्स्ट लेक्चर में ओवरऑल 1 लेक्चर में सारे ट्रेंड्स को क्लियर करूंगा। इनके सारे नोट्स बना लीजिए और पूरी ताकत लगा दीजिए पढ़ने में, और पूरे वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक ठीक से कवर करना है और नोट्स बनाना है। मिलते हैं अगले लेक्चर में और उसमें हम लोग ट्रेंड्स की बात करेंगे। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।